तो आज बुलेटिन की शुरुआत कोरोना के आंकड़ों और सियासी उथल पुथल से अलग करेंगे। मौसम की बात सबसे पहले कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली समेत लगभग आधा हिंदुस्तान इस वक्त भयंकर सर्दी की चपेट में है। दिल्ली तो पिछले 6 दिन से ठिठुर रहा है। खून जमा देने वाली सर्दी मानो दिल्ली वालों का इम्तिहान ले रही है। दिल्ली वालों के लिए चिंता की बात यह है कि मौसम बदलने का इंतजार अभी 2 से 3 दिन और लंबा खिंच सकता है। सर्दी से हालत खराब है। ये चाय वो पी करके हम लोग गर्माहट पैदा कर रहे हैं। अलाप तापते लोग, दिल्ली में बेघरों के लिए इन दिनों 2 ही लाइफलाइन हैं, अलाव और चाय। अगर ये दोनों ना हों तो दिल्ली की हाड़ कंपा देने वाली सर्दी में जीना मुश्किल है। खुद सुन लीजिए सर्दी को लेकर क्या कह रहे हैं ये लोग। ठंड बहुत लग रही है, ठंड में चलने का हिम्मत नहीं हो रहा है, काम भी नहीं हो रहा है। इस समय दिल्ली खाली हो रही है, इसलिए सवारी नहीं लग रही। बहुत ठंड है, सर्दी से हालत खराब है। ठंड से बचने के लिए चाय पी रहा हूँ, क्या करें। दिल्ली एनसीआर पर मानो सर्दी का अटैक हुआ है। आज छठा दिन है जब दिल्ली भीषण सर्दी की गिरफ्त में है। 13 जनवरी को इसकी शुरुआत हुई थी। 15 जनवरी को दिल्ली में सीजन का सबसे सर्द दिन था। पिछले 3 दिनों से सर्दी उसी तरह बेअंदाज है। तकनीकी तौर पर मौसम विभाग इसे कोल्ड डे कंडीशन नहीं बता रहा है, लेकिन जो लोग भुगत रहे हैं वो जानते हैं कि इस बार सर्दी कितनी भयंकर है। दिल्ली के इस रैन बसेरे को देखिए, कैसे लोग दुबके पड़े हैं। अभी तो फिलहाल 20 लोग हैं और वसूल है, खाना पीना मिलता है। सुबह चाय आती है, बिस्किट आती है, खाना पीना रहना मुफ्त में है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। दिल्ली एनसीआर पर इस बार ठंड ने 3 तरह से प्रहार किया है। पहला, शीतलहर भयंकर चल रही है। दूसरा, सीवियर कोल्ड डे कंडीशन लगातार बनी हुई है। तीसरा, कोहरा ने दिल्ली एनसीआर को अपनी आगोश में ले रखा है। नाम के लिए सूरज निकल रहा है, वो भी तब जब उसके छिपने का टाइम करीब होता है। खास बात यह है कि अभी 2-3 दिन इसे और झेलना पड़ेगा। और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन ऐसा ही मौसम बना रहेगा। अगले 2 दिनों में सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में भी कड़ाके की ठंड पड़ेगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाया रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी यूपी, राजस्थान में अगले 48 घंटे तक शीतलहर बनी रहेगी। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में 21 जनवरी से मौसम में बदलाव के संकेत हैं। 21, 22 और 23 जनवरी को दिल्ली में बारिश की भी संभावना है। बिकॉज वन एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वो जो आ रहा है 21 को दिल्ली में जो है 21 नाइट से 23 मॉर्निंग तक 1-2 स्पेल वेरी लाइट रेन हो सकता है। तो रात का तापमान जो है धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी जो 6, 7, 8 चल रहा है वो 13 डिग्री होगा 21 नाइट को, और दिन का तापमान में 20 तारीख को तो दिन का तापमान में बढ़ती होगा 19-20 डिग्री हो सकता है। उसके बाद 21 रेन और क्लाउड के कारण फिर टेम्परेचर डाउन होगा। यही लेटेस्ट है। कोई कोल्ड वेव चांस कम है, क्योंकि एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है। दिल्ली में सर्दी तो भयंकर है, लेकिन मौसम विभाग की कसौटी पर यह कोल्ड डे कंडीशन नहीं है, क्योंकि कोल्ड डे कंडीशन तब होता है जब रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे हो और दिन का तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री से 6.4 डिग्री तक कम हो। अगर दिन का पारा सामान्य से कम 6.5 डिग्री हो और रात का पारा 10 डिग्री से नीचे हो तो सीवियर कोल्ड डे कंडीशन कहा जाता है। इस दौरान भयंकर शीतलहर चलती है। पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लगातार कोहरे और बादल छाए रहने की वजह से अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की जा रही है। दिल्ली से श्रुतिका के साथ आज तक ब्यूरो।
वहीं कड़ाके की सर्दी के बावजूद गणतंत्र दिवस की परेड की रिहर्सल शुरू हो चुकी है। आज राजपथ पर सेना के जवानों ने रिहर्सल किया। गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य आकर्षण राजपथ पर परेड और झांकी होती है। सेना की विभिन्न टुकड़ियां राजपथ पर जब मार्च करती हैं तो नजारा देखते ही बनता है। उसकी तैयारी अब शुरू हो चुकी है। घने कोहरे, धुंध और ठंड के बीच रिहर्सल जारी है। 26 जनवरी को रंगारंग कार्यक्रम में ये तमाम चीजें देखने को मिलेंगी। तो दिल्ली में इस वक्त मौसम कैसा है, आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली में बीते कुछ दिनों से शीतलहर चल रही है। दिल्ली वाले ठिठुर रहे हैं। मंगलवार को बात करें तो जो तापमान है वो तकरीबन 9 डिग्री सेल्सियस है, यानी जो दिन भर है वो दिल्ली वालों को ठिठुरन महसूस होगी। विजिबिलिटी भी काफी कम है। इस वक्त मैं नई दिल्ली इलाके में मौजूद हूँ। 8 बजे है, अभी भी आप फॉग देख पा रहे होंगे कि दिल्ली में फॉग है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से पिछले दिनों जो बारिश हुई थी उसके बाद जो ठंड है वो काफी ज्यादा बढ़ गई। सुबह के वक्त शीतलहर चलती है और शाम के वक्त शीतलहर चलती है। धूप भी दिल्ली एनसीआर में पिछले 2-3 दिन से कम खिली है। इस वजह से भी जो दिल्ली वालों को है सर्दी का एहसास काफी ज्यादा हो रहा है। और मौसम विभाग का कहना है कि ये जो शीतलहर है, जो ये बर्फीली हवाएं चल रही हैं, ये आने वाले कुछ दिनों तक यूं ही चलती रहेंगी। कैमरामैन अभिषेक के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। वहीं दिल्ली की सर्दी की बात हो चुकी है। अगर आप इतनी सर्दी में बेहाल हो गए हैं तो अब आपको अमेरिका की सर्दी की तस्वीर दिखा देते हैं। शायद थोड़ा बेहतर लगे आपको, क्योंकि दोनों देश में इन दिनों एक बर्फीला तूफान आया है और पूरी तरफ, हर तरफ बर्फ की मोटी चादर दिखाई दे रही है। ये अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में आए बर्फीले तूफान की तस्वीर है। तस्वीरों को देखकर मानो हम ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के दौर में चले गए। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, मकान पर बर्फ, कारों पर बर्फ, चप्पे चप्पे पर बर्फ का कब्जा है। ईस्ट कोस्ट में आया बर्फीला तूफान पेंसिल्वेनिया पर भारी पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों के मुताबिक 1 फुट से ज्यादा बर्फबारी वो झेल चुके हैं। इस तस्वीर को देखिए। रेलवे लाइन पर बर्फ ने कब्जा जमा लिया है। इससे ट्रेनों पर ब्रेक लग गया है। सड़कों पर बर्फ ही बर्फ है। इन सड़कों पर कारें तो फर्राटे से चल रही हैं, लेकिन बड़ी गाड़ियों के लिए ये मुसीबत का सबब है। देखिए किस तरह ये गाड़ी बर्फ में फंस गई है। स्थानीय प्रशासन के लिए बर्फीला मौसम किसी मुसीबत से कम नहीं। बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। सड़क पर बर्फ को देखते हुए सरकार ने लोगों से बेवजह तफरीह पर न निकलने को कहा। बर्फीले तूफान ने सड़क और रेल यातायात पर विराम लगाया तो हवाई यातायात पर भी इसका जबरदस्त असर पड़ा है। सोमवार को करीब 42 उड़ानें या तो रद्द हुई या देरी से गई। बर्फबारी से बिजली की सप्लाई पर भी भारी असर पड़ा है। जॉर्जिया और मैनी में करीब 90,000 घरों, दफ्तरों, दुकानों और फैक्ट्रियों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ा। बर्फीले तूफान का असर कनाडा पर भी पड़ा है। कनाडा का सबसे बड़ा शहर टोरंटो इसकी बुरी मार झेल रहा है। टोरंटो की सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमी है, तो विजिबिलिटी भी कई बार 0 तक पहुंच चुकी है। इन कारों को देखिए, मानो बर्फ की समाधि बन गई हो।
टोरंटो की तस्वीर देखकर लगता ही नहीं कि ये कोई शहर हो। टोरंटो बर्फीली पहाड़ी में तब्दील हो गया है। बिल्डिंग पर पड़ी बर्फ को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि बर्फबारी कितनी भीषण है। दुकानदारों और बिजनेस हाउसेस के लिए तो ये बेहद परेशानी की घड़ी है। आलीशान दुकानों के आगे बर्फ ही बर्फ नजर आती है, जिसे हटाने में ही दिन निकल जा रहा है। लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक ये तो कुछ भी नहीं। टोरंटो में अभी और बर्फबारी होगी। बर्फबारी की सबसे बड़ी मार यातायात पर पड़ी है। बसें अटक गई हैं, पार्किंग में कारें जाम खड़ी हैं। टोरंटो एयरपोर्ट की हर तीसरी उड़ान खराब मौसम की वजह से रद्द हुई है। आज तक ब्यूरो। और अब बात दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश को लेकर हुए खुलासे की करेंगे। दिल्ली के गाजीपुर में आईडी मिलने के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठन मुजाहिदीन गजवात हिंद ने इसकी जिम्मेदारी ली है। आतंकी संगठन ने अपनी चिट्ठी में कहा कि उसके आतंकियों ने ही 14 जनवरी को धमाके के लिए दिल्ली के गाजीपुर में आईडी प्लांट किया था, जो किसी तकनीकी वजह से वक्त पर नहीं फटा। चिट्ठी में धमकी दी गई कि अगर अगली बार ऐसा नहीं होगा। आतंकी संगठन ने जम्मू कश्मीर और पंजाब पुलिस को भी धमकी दी है। आतंकी संगठन के मुताबिक इन दोनों राज्यों के उन पुलिसकर्मियों की लिस्ट बनाई गई है जो आतंकियों की गिरफ्तारी में शामिल थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुछ दिन पहले एमजीएच के 4 आतंकियों को गिरफ्तार कर खुलासा किया था कि एक आतंकी ने एनआईए, दिल्ली पुलिस मुख्यालय और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की रेकी की थी। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। अरविंद, देखिए, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर है, क्योंकि आतंकी संगठन खुद जिम्मेदारी ले रहा है। ये कह रहा है कि एक बड़े प्लान की तैयारी थी जो किसी वजह से नाकाम हो गया और आगे आने वाले वक्त में भी इस तरह की साजिश को अंजाम दे सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए इंटेलिजेंस फेलियर तो है, क्योंकि गाजीपुर फूल मंडी पे ये आईडी मिला था और आईडी कोई सामान्य आईडी नहीं था, हाई इंटेंसिटी की आईडी थी जिसमें आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया था, अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद नेहा कल सोशल मीडिया पर बकायदा जो मुजाहिदीन गजवत उल हिंद नाम का ये जो आतंकी संगठन है, इसने ये क्लेम किया कि उसके ही मुजाहिदीनों ने ये आईडी रखी थी। किसी टेक्निकल खामी की वजह से ये आईडी ब्लास्ट नहीं हो पाई, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसी गलती नहीं होगी और वो बड़े पैमाने पर धमाका करेंगे। इस थ्रेट लेटर में पंजाब पुलिस को भी धमकी दी गई है और कहा गया है कि अभी तक आपने जो हथियार बरामद किए थे वो उसके लिए आप अपनी पीठ थपथपा लें, लेकिन आने वाले दिनों में आपके दिन और मुश्किल भरे होंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर सेना को भी धमकी दी गई है। स्पेशल सेल का कहना है कि बहुत मुमकिन है कि ये हो सकता है जांच भटकाने के लिए हो, लेकिन वो हर थ्रेट को बहुत सीरियस लेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, इंटेलिजेंस फेलियर की आप बात कर रही हैं, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि 26 जनवरी आने ही वाली है और ऐसे में आतंकी हमले का अलर्ट रहता ही है और दिल्ली पहले भी बम धमाकों की गवाह रही है। तो ऐसे में जो आईडी मिला था, अगर वो विस्फोट हो जाता, आप यकीन मानिए इतने हाई इंटेंसिटी का वो आईडी है, अगर वो विस्फोट होता तो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता था। लेकिन ये जो थ्रेट लेटर है, इसको स्पेशल सेल देख रही है। उनका कहना है कि बहुत मुमकिन है कि ये ध्यान भटकाने के लिए भी हो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है कि अभी कुछ दिनों पहले ही जम्मू कश्मीर ने एमजीएच के 4 जो आतंकी थे उनको गिरफ्तार किया था नेहा, और उसमें से एक आतंकी ने खुलासा किया था कि 2019 में उसने एनआईए की, दिल्ली पुलिस मुख्यालय की और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की रेकी की थी। और इसमें जो लेटर है, इसमें जिस व्यक्ति ने क्लेम किया है खताब कश्मीरी, वो भी लगातार जो वो 4 आतंकी थे उनसे कांटेक्ट में था। तो मामला तो सीरियस है, लेकिन इसकी जांच अभी की जा रही है। ठीक है अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। डिटेल में आप बता रहे थे किस तरह से एक बड़ी साजिश यहां पर खुद एक आतंकी संगठन ने मानी है और ये कहा है कि तकनीकी खराबी की वजह से ये विस्फोट नहीं हो पाया। अब बात करेंगे कोरोना की, क्योंकि
ये सवाल लगातार खड़ा हो रहा है कि क्या कोरोना की मार अब कमजोर पड़ने लगी है, क्या पीक से पहले ही कोरोना की कमर टूट गई है। ये सवाल हम कल से पूछ रहे हैं। आइए आपको दिखा देते हैं कोरोना के नए आंकड़े। आप पाएंगे ज्यादातर राज्यों में डेली केसेस घट गए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली की ही, 12,527 डेली मामले। उत्तर प्रदेश में हालांकि इजाफा देखा गया है आंकड़ों में, 15,622। वहीं गुजरात में 12,753, महाराष्ट्र में 31,111, कर्नाटक में 22,946। कर्नाटक में मामले बढ़ रहे हैं। केरल 18,123, वहीं तमिलनाडु में 23,443। यानी कि लगातार कई राज्यों में आंकड़े घट रहे हैं तो कुछ राज्यों में आंकड़े बढ़ भी रहे हैं। 10,000 डेली केसेस वाले राज्यों में एक अहम बदलाव आया है। पश्चिम बंगाल इस सूची से बाहर हो गया है। पश्चिम बंगाल में कल कोविड के 9,385 मामले सामने आए। अब बंगाल के ग्राफ को हम आपको दिखा देते हैं किस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल में मामले घट रहे हैं। शुरुआत करेंगे 13 जनवरी से, जब 23,467 मामले थे, घटकर ये 14 जनवरी को 22,645 हो गए। उसके बाद फिर एक डिक्लाइन देखा गया, 19,064 मामले, 14,938 मामले 16 जनवरी को, और 17 जनवरी यानी कि कल 9,385 मामले पश्चिम बंगाल में सामने आए। यानी कि कोरोना केस में गिरावट का ट्रेंड दिल्ली और मुंबई के अलावा पश्चिम बंगाल में भी देखा जा रहा है। दिल्ली में कोरोना के डेली केसेस 12,000 पर पहुंच गए हैं। तो वहीं बात अगर महाराष्ट्र की करें तो 31,111 है। मुंबई में 6,000 से भी नीचे यह आंकड़ा आ गया है। सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश में भी कोरोना काबू में नजर आने लगा है। दिल्ली वालों के लिए एक और राहत का दिन, दिल्ली वालों के लिए एक और उम्मीदों का दिन। साल की शुरुआत होते ही कोरोना नाम की महामारी जिस तरह फिर से बड़े संकट के तौर पर उभरी थी, उसकी गिरफ्त से दिल्ली छूटती नजर आ रही है। इसकी तस्दीक कर रहे हैं कल के आंकड़े। दिल्ली में कोरोना के 12,527 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से 24 मौतें हुई हैं। अच्छी बात यह है कि 24 घंटे में जितने बीमार हुए उससे ज्यादा ठीक हुए हैं, लेकिन 27.99% का संक्रमण दर अभी भी खतरा बना हुआ है। दिल्ली में एक्टिव मरीज 83,982 हैं। डेफिनेटली दिल्ली में देखो चौथा दिन है जो लगातार जो डाउन जा रहे हैं, और मैंने पहले भी बताया था इसकी एडवांस इंडिकेशन उसी से आ गया था कि जो हॉस्पिटल एडमिशन थे, भाई एडवांस इंडिकेटर होता है हॉस्पिटल में एडमिशन के साथ। हॉस्पिटल में एडमिशन की बढ़ने वाली रफ्तार रुक गई थी, तो हॉस्पिटल में एडमिशन बढ़ नहीं रहे, तो इसका मतलब थोड़े दिनों में रेट कम होने वाला है और कम हो चुका है। दिल्ली में केस घटने की शुरुआत मकर संक्रांति के दिन ही शुरू हो गई है। दिल्ली में 13 जनवरी को 28,867 नए संक्रमित पाए गए। 14 जनवरी को नए केस घटकर 24,383 पर आ गए। 15 जनवरी को इसमें और गिरावट आई, 20,718 नए केस आए, और 16 जनवरी को नए केस की संख्या 20,000 से नीचे आ गई, और कल 12,527 नए केस। कोरोना के गिरते ग्राफ की वजह से ही एक्सपर्ट कहने लगे हैं कि दिल्ली से कोरोना का पीक गुजर चुका है। गणना के अनुसार अभी कई जगहों पे, जैसे बड़े शहरों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में अपने उच्चतम स्तर पे पहुंच के अब संख्या कम होनी चाहिए, और अगले 1 से 2 हफ्तों में लगभग सारे प्रदेशों में ये पीक करेगा, और तब तक थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। भारत में भी तभी पीक करेगा, और जनवरी के बाद के फरवरी के महीने से संख्या तेजी से कम होगी। मुंबई वालों के लिए भी सोमवार का दिन काफी राहत लेकर आया। सोमवार को जो आंकड़े आए हैं उससे मुंबई में कोरोना लगातार कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। अगर मुंबई की बात करें तो 13 जनवरी को 13,702 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए थे। फिर 14 जनवरी को 11,317 नए संक्रमित मिले। 15 जनवरी को 10,661 नए मामले मिले। 16 जनवरी को 7,985 मरीज आए, और 17 जनवरी को दैनिक मरीजों का आंकड़ा 5,956 पर पहुंच गया। बीएमसी का मानना है कि मुंबई के लोगों की समझदारी से शहर में
कोरोना नियंत्रण में दिखाई दे रहा है। लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। वैक्सीन के साथ साथ केस कम होने के पीछे ये भी एक वजह है। ओमाइक्रॉन की जो वेव या डेल्टा वेरिएंट वो सब कंट्रोल में है। इसका श्रेय पूरा पहला नागरिकों को जाता है कि नियमों का पालन करना, और उसकी यंत्रणा जो चला रहे महानगर पालिका, राज्य सरकार, वो भी बहुत ही अच्छी तरह चला रहे। कोरोना केस में गिरावट यूपी में भी आई है। यूपी में पिछले दिनों से कोरोना का ग्राफ चढ़ता हुआ दिख रहा था, लेकिन कल इसमें गिरावट आई है। कल यूपी से कोरोना के 15,622 नए केस सामने आए। इनमें लखनऊ से 2,716, गौतम बुद्ध नगर से 2,154 और गाजियाबाद से 1,281 डेली केस शामिल हैं। यूपी में कोरोना के केस में घट बढ़ का सिलसिला पिछले कई दिनों से जारी है। किसी दिन केस में उछाल आता है तो किसी दिन कम हो जाता है। इस ग्राफ को देखिए। 13 जनवरी को कोरोना के 14,765 नए केस, 14 जनवरी को 16,016, 15 जनवरी को 15,795, 16 जनवरी को 17,138, 17 जनवरी को 15,622। हालांकि राहत की बात यह है कि यूपी में केस 20,000 की सीमा को पार नहीं कर पाए। हम लोगों ने प्रथम और द्वितीय वेव के दौरान सफलतापूर्वक न केवल इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की थी, बल्कि कोविड प्रबंधन का एक मॉडल भी देश के अंदर खड़ा करने में सफलता प्राप्त की थी। यूपी में कोरोना पीक की भविष्यवाणी कल की गई है, यानी 19 जनवरी को कोरोना के दैनिक केस सबसे ज्यादा होंगे, लेकिन इस रुझान से ऐसा लगता नहीं। आज तक ब्यूरो। और कोरोना के नए आंकड़ों से आपको रूबरू करा देते हैं। डेली केसेस जिसमें भारी गिरावट देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,38,018 नए मामले देश भर में आए हैं। कल की तुलना में ये करीब 20,000 कम है, यानी कि ये राहत की खबर है। केसेस में लगातार कमी देखी जा रही है। इसकी एक बड़ी वजह कम टेस्टिंग का भी होना है। अब ज्यादातर लोग होम आइसोलेशन या फिर होम क्वारंटीन में ठीक हो रहे हैं। कल से करीब 20,000 कम हुए हैं कोरोना के डेली केसेस। तो कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। लापरवाही अभी बंद नहीं हुई है। आम लोगों ही नहीं, खास लोगों में भी ये लापरवाही देखी जा रही है। कोरोना की पाबंदियां तोड़ने में ये खास लोग पीछे नहीं है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए कैसे। ये श्रद्धा का सैलाब है। कोरोना का खतरा है तो है, जान पर जोखिम है तो है, लेकिन श्रद्धा पर कोई रोक नहीं। ये महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर की तस्वीर है। परंपरा के मुताबिक कल भगवान खंडोबा का विवाह समारोह था। भगवान के विवाह से भला भक्त कैसे दूर रहते। कोविड पाबंदियां तोड़ते हुए भक्तों की भीड़ उमड़ गई। लेकिन ये तो धार्मिक मामला है। अब जरा राजनीतिक मामले को देख लीजिए। यूपी में तेजी से फैलते कोविड संक्रमण के बीच ये अमरोहा में बीजेपी के रोड शो की तस्वीर है। अमरोहा के मौजूदा विधायक महेंद्र खड़गवंशी को बीजेपी ने दूसरी बार प्रत्याशी बनाया है। इसकी खुशी में खड़गवंशी चुनाव आयोग निर्देश भी भूल गए और समर्थकों की भारी भीड़ के साथ सड़क पर शक्ति प्रदर्शन करने लगे। सरेआम चुनाव आचार संहिता और कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती रहीं और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। जबकि चुनाव आयोग ने 22 जनवरी तक चुनावी राज्यों में रैली और रोड शो पर रोक लगा रखी है। ऐसा लगता है कि कोविड प्रोटोकॉल सिर्फ आम आदमी के लिए है। कर्नाटक के दावणगेरे की ये तस्वीर देखिए। बीजेपी विधायक एसवी रामचंद्र अपना जन्मदिन मना रहे हैं। जन्मदिन के जश्न में भूल गए कि कर्नाटक में कोविड के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में जलीकट्टू की इस तस्वीर को देखिए।
लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। इन्हें न सांडों से डर लग रहा है न कोरोना से। चित्तौड़ के चंद्रगिरी मंडल में हुए जलीकट्टू में करीब 500 सांडों के साथ सैकड़ों ग्रामीण शामिल हुए। परंपरा के नाम पर कोरोना प्रोटोकॉल को ताक पर रख लिया गया। सांडों से कुचलकर करीब 3 लोग जख्मी भी हुए हैं। जो ढिंढोरा पिंड है उसके अंदर मेरी भी एक छुपाई की है कि हम सब एक साथ हो गए। जम्मू से भी कल कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने की तस्वीरें आई। पीडीपी ने ट्राइबल युवा सम्मेलन का आयोजन किया था और वहां तय सीमा से ज्यादा लोगों की मौजूदगी दर्ज की गई। कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कोविड के प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही है। जम्मू प्रशासन की तरफ से साफ दिशा निर्देश है कि 25 लोगों से अधिक संख्या में लोग कहीं पर एकत्रित नहीं हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि भारी संख्या में जो पीडीपी के कार्यकर्ता आए हैं और यहाँ पर यूथ कन्वेंशन चल रहा है इस समय जम्मू में। और पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती इस समय मंच पर है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाए। आप देखिए मंच की तरफ देखिए, पीडीपी की जो मुखिया है महबूबा मुफ्ती वो स्वयं इस समय मौजूद है यहाँ पर। लेकिन जिस प्रकार से प्रशासन ने दिशा निर्देश दिए हैं कि 25 लोगों से अधिक संख्या में कहीं पर भी कोई आयोजन नहीं हो सकता है। लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर आप देखिए कि लोग जो हैं भारी संख्या में आए हैं। सरकार और तमाम एजेंसियां बार बार कह रही हैं कि सावधान रहो, सुरक्षित रहो, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। ऐसे कैसे खत्म होगा कोरोना? आज तक ब्यूरो। अब कोरोना टीकाकरण को लेकर एक अच्छी खबर आपको दे दें। देश में 15 साल से ज्यादा की उम्र वाले बच्चों को तेज टीकाकरण के बाद अब बारी 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों की है, जिनको मार्च से वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। फरवरी में 15 से 18 साल के 7 करोड़ बच्चों को दूसरी डोज भी लगा दी जाएगी। अब 12 साल से बड़े बच्चों को लगेगा टीका। मार्च से वैक्सीनेशन का नया दौर। ज्यादा बच्चों को कोरोना का सुरक्षा कवच। देश में कोरोना की तीसरी लहर अपने पीक की तरफ बढ़ रही है और इस बार ये उतनी घातक नहीं रही, तो इसके पीछे बड़ी वजह ज्यादा आबादी को टीका लग जाना बताया जा रहा है। 3 जनवरी को 15 साल से बड़े बच्चों को टीका लगाने की शुरुआत के बाद अब सरकार ने इस दायरे को और बढ़ाने का फैसला किया है। टीकाकरण के मोर्चे पर एक और खुशखबरी आई है। मार्च से 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों को भी वैक्सीन मिलने लगेगी। वैक्सीनेशन पर यह नई जानकारी राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह NTAGI के प्रमुख NK अरोड़ा ने दी है। NTAGI ने जनवरी के अंत तक 15 से 18 वर्ष तक के सभी 7 करोड़ 40 लाख बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज देने का लक्ष्य रखा है। फरवरी में सभी को दूसरी डोज लगेगी। इसके बाद मार्च में 12 से 15 वर्ष तक के बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जाएगी। डॉक्टरों और विशेषज्ञों ने सरकार के इस कदम को सही ठहराया है। गवर्नमेंट ने आज अनाउंस किया है कि 12 to 15 इयर्स के बच्चों को भी अब से वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी मार्च में। ये एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों को, जितने ज्यादा पॉपुलेशन को हम कवर करेंगे, उतने ज्यादा लोग जो हैं वो इस इन्फेक्शन से बचने में समर्थ होंगे। बच्चों की जो वैक्सीन है, इसको लगाने से ना सिर्फ बच्चों को खतरनाक कोविड बीमारी से बचाव होता है, पर जनता के अंदर जो कोविड का, आम जनता के अंदर जो कोविड का कीटाणु फैल रहा है, ये उस वायरस को एक से दूसरे को फैलने में, ट्रांसमिशन जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत फायदा करता है। 12 से 14 साल वाले जो बच्चे हैं वो भी लगभग 7.5 करोड़ है इंडिया में। तो मार्च स्टार्टिंग से उनको वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा। तो ये भी बहुत वेलकम स्टेप है, क्योंकि जो हमारा इंडिया का पॉपुलेशन है, बच्चे काफी दे फॉर्म अ गुड नंबर ऑफ द पॉपुलेशन, तो उनको भी वैक्सीनेट करने की बहुत आवश्यकता है और ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है भारत सरकार ने।
बच्चों के वैक्सीनेशन का काम पूरी रफ्तार से चल रहा है। 15 साल से ऊपर के एज ग्रुप में अब तक 3,38,00,000 बच्चों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। हालांकि भारत में किशोरों को कोरोना वैक्सीन देने का काम कई देशों के मुकाबले देरी से शुरू हुआ। ब्रिटेन में तो अब किशोरों को बूस्टर डोज लग रही है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब भारत में भी बच्चे कोरोना से बेहतर मुकाबला कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। पंजाब में सिद्धू ने आलाकमान को इशारों में चुनौती क्या दी, ये उनके लिए भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने एक ऐसा वीडियो जारी कर दिया जिसमें ऐसा लग रहा है जैसे पार्टी सीएम फेस के लिए चन्नी के हक में है। अब सिद्धू खेमा ये कह रहा है कि इसको आधिकारिक न माना जाए। पंजाब में ना अभी चुनाव हुए और ना ही नतीजे आए, लेकिन कांग्रेस के भीतर इस बात पर गदर छिड़ा है कि अगर जीत मिली तो सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा। नवजोत सिंह सिद्धू खुद को सीएम का चेहरा मानकर चल रहे हैं। पंजाब मॉडल के जरिए वो बिना कुछ कहे दावा ठोक रहे हैं। उन्होंने तो ये तक भी कह दिया कि सीएम का फैसला आलाकमान नहीं जनता करेगी। लेकिन अब जरा उस वीडियो को गौर से देखिए जो कांग्रेस ने जारी किया है। सोनू सूद के बयान के साथ जारी ये वीडियो ऐसा है जो सिद्धू का दिल बैठा देगा। असली चीफ मिनिस्टर वो या असली राजा वो जिसको जबरदस्ती कुर्सी पे लेके आया जाए, उसको स्ट्रगल नहीं करनी पड़े, उसको बताना नहीं पड़े कि मैं चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ। वो ऐसा होना चाहिए जो बैक बेंचर हो और उसको पीछे से उठा के ले और बोल कि तू डिजर्व करता, तू बनो। वो जो बनेगा वो देश बदल सकता है। तो सुना आपने, कांग्रेस आलाकमान के फैसले का इसमें जिक्र है। दावा ठोकने वाले सिद्धू के लिए नसीहत है। मतलब निकालने वाले तो साफ ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बिना कुछ कहे ही सीएम पोस्ट के लिए चन्नी के नाम पर मुहर लगा दी है। कांग्रेस के इस वीडियो को पंजाब कांग्रेस ने रिट्वीट किया है। चन्नी के लिए ये वीडियो हौसला बढ़ा देने वाला है, लेकिन सिद्धू कैंप को झटका लगा है। सीधे तौर पर तो सिद्धू कैंप की तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन सिद्धू के करीबी एक सूत्र ने कहा इसको हाईकमान का आधिकारिक ऐलान नहीं माना जाए। ऐसा नहीं माना जाए कि चन्नी ही सीएम फेस होंगे। ये प्रोमो टीम की तैयार की गई क्लिप है। इसका मकसद ध्यान खींचना भर है। इसका ज्यादा कोई मतलब नहीं निकालना चाहिए। आज ही आम आदमी पार्टी अपना सीएम उम्मीदवार घोषित करने वाली है। ऐसे में कांग्रेस के भीतर भी दबाव इस बात का है कि सीएम फेस बताया जाए। लेकिन क्या ये माना जाए कि पंजाब कांग्रेस में दिल्ली से एक राय आ चुकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।